हेलो एवरीवन। द हिंदू न्यूज़पेपर की मैंने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स निकाली हैं 14 जनवरी के लिए, जिनको हम हमारे सिलेबस से लिंक करेंगे, यूपीएससी मेंस और प्रीलिम से लिंक करेंगे और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे ये वाला सवाल देखिए, आर इंडिया स्मॉल टाउन बीइंग इंक्रीजिंगली अर्बनाइज्ड। तो समझ में आ रहा है टॉपिक है अर्बनाइजेशन, जो कि यूपीएससी जीएस 1 में भी पूछती है और जीएस 2 में भी पूछती है। भारत की अर्बनाइजेशन में दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन स्ट्रेस जो है वो कुछ सिटीज़ में, मेगा सिटीज़ जो हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, ये जो हैं ये ओवरली अर्बनाइज्ड हैं। इसी के साथ साथ एक दिक्कत ये है कि पॉपुलेशन स्ट्रेस तो है लेकिन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम ही ख़राब है। तो फिर सॉल्यूशन क्या निकले? सॉल्यूशन ये निकले कि हम क्या करते हैं, जो रूरल लोग हैं अगर हम वहाँ तक इंटरनेट पहुँचा दें तो रूरल माइग्रेशन कम हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस सेक्टर में जो रूरल के लोग हैं वो घर से ही वहाँ पे जॉब कर पाएंगे। इन द सेम वे जो टाउन्स हैं हम उनको भी टाउन्स को डेवलप कर सकते हैं, टीयर 2 सिटीज़ को डेवलप करते हैं। ये जो एडिटोरियल है ये कह रहा है कि भाई हमने तो हमारे टाउन्स को भी इंक्रीजिंगली अर्बनाइज कर दिया और फिर भी अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं जा रही। तो यहाँ पे लिखा है, आर स्मॉल टाउन्स एन ऑल्टरनेटिव टू ओवर एक्यूमुलेशन विटनेस्ड इन कंट्रीज मेट्रो सिटी। तो देखते हैं क्या लिखते हैं ये। इंडिया कंटिन्यूज टू नरेट्स इट्स अर्बन फ्यूचर थ्रू लाउड वोकेबलरी ऑफ मेगा सिटी। कि भारत में आज भी मेगा सिटीज़ की वजह से ही जो अर्बन, मतलब भारत की जो अर्बन स्टोरी है वहाँ पे मेगा सिटीज़ एक डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं। बट अ क्वाइटर एंड फार कॉन्सिक्वेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन इज अनफोल्डिंग। ऑफ इंडियाज नियरली 9,000 census and statutory towns, barely 500 qualify for as large cities. The overwhelming majority are small towns with population below 1 lakh. This proliferation of small towns is a structural product of India's capitalist development and of its crisis. हुआ क्या है, मेन प्रॉब्लम देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, हाउ हैव स्मॉल टाउन्स प्लोरिफरेटेड फ्रॉम 1970s थ्रू 1990s। द कैपिटल accumulation was organized through metropolitanization. Large cities became the primary site of industrial production, state investment, infrastructure, and labor absorption. Delhi, Mumbai, Chennai, Calcutta, and later Bangalore and Hyderabad became special fixes for capitalism by absorbing surplus labor, concentrating consumption, and by creating conditions for accumulation. However, today India's metro have run the into the classic problem of over accumulation. तो अभी तक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया कि अभी तक तो यही चल रहा था कि जो पैसा और जो भारत की उन्नतियां हो रही थी वो मेट्रो सिटीज़ के आसपास ही कंसंट्रेटेड थी। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि वहाँ पर ओवर एक्यूमुलेशन हो गई, लोग बहुत ज़्यादा हैं, लैंड प्राइसेस बढ़ चुके हैं और इसी के साथ-साथ जो उसका प्रोडक्टिव यूज़ है वो भी मतलब कम हो चुका है। ये कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट इन अ मेगा सिटी इज़ वेरी हाई। दैट इज़ व्हाई पीपल आर द कंपनीज़ दे वांट टू गो टुवर्ड्स द टाउन, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं। लैंड प्राइस हैव डिटैच्ड फ्रॉम द प्रोडक्टिव यूज़, infrastructure systems are stretched beyond repair, and rising costs have become unbearable for working groups. It is in this movement that small towns have emerged. तो अब क्या हो रहा है कि भाई लोग जो मान लो कि आपको एक जूते की फैक्ट्री लगानी है, भाई ले लो, ज़मीन ले लो दिल्ली बेंगलोर के पास में, उतने में ही तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा। तो इसलिए लोग जो हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो स्मॉल टाउन्स की तरफ जा रहे हैं। अक्रॉस इंडिया वन कैन सी दिस शिफ्ट। टाउन्स लाइक सत्तानापल्ली, फिर उस इन आंध्र प्रदेश, और धमतारी इन छत्तीसगढ़, और बाराबंकी इन उत्तर प्रदेश, हसन इन कर्नाटका, एंड बोंगाईगांव इन असम और ऊना इन हिमाचल आर नाउ लॉजिस्टिक नोड्स, एग्रो प्रोसेसिंग हब्स, वेयरहाउस टाउन्स एंड कंस्ट्रक्शन इकोनॉमीज, सर्विस सेंटर्स एंड कंजम्पशन मार्केट। तो ये कह रहे हैं कि भाई क्या देश देश की प्रगति टाउन्स की तरफ जा रही है? तो कुछ एग्जाम्पल देने होंगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिमेंबर हसन, मतलब ये नाम याद रखते हैं, हसन हो गया, बाराबंकी हो गए, ठीक है। जो इजी इजी हैं वो याद कर लो, ऊना हो गया, है ना। कि अब जो हमारी प्रोडक्शन है वो टाउन्स की तरफ जा रही है और वो एग्जाम्पल भी दे रहा है। यहाँ पे लिखा है कि दे ऑब्जॉर्व माइग्रेंट वर्कर्स पुश्ड आउट ऑफ मेट्रोज एंड रूरल यूथ विद फ्यू एग्रेरियन ऑप्शंस। These small towns are not outside the urban process, they are fully inside it. Small towns are urbanized under condition of capitalist stress, cheaper land, फिर उसके बाद pliable labor, weaker regulations and minimal political scrutiny. बढ़िया भाई।
मतलब हमको मेन कोर तो पता चल गई। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, आर स्मॉल टाउन्स अ बेटर ऑल्टरनेटिव। तो अब ये कह रहे हैं हाँ ठीक है, जो पैसा लग रहा था किसी एक सामान को बनाने के लिए वो इतना ज़्यादा हो गया कि जो प्रोड्यूसर्स थे या इंडस्ट्री थी वो कहती है छोड़ो सिटीज़, सिटीज़ के आसपास के टाउन्स में चलते हैं, जैसे कि हसन बैंगलोर के पास हो गया, है ना, शिमला के पास ऊना हो गया, लखनऊ या फिर इनके मेजर सिटीज़ के आसपास बाराबंकी हो गया। अब ये कह रहे हैं कि क्या ये बेटर ऑल्टरनेटिव है या फिर ये भी कोई गलती हो रही है। तो देखते हैं क्या लिखा है। दे ऑफर नो इनहेरेंट इमेंसिपेटरी प्रॉमिस. What is unfolding is not inclusive growth but urbanization of rural poverty. Informal labor dominates construction workers without contract, women in home based pieceworks, and youth trapped in platform economies with no security. In towns like Shahdol in Madhya Pradesh and or Raichur in Karnataka, one sees new hierarchies hardening. Real estate brokers, local contractors, microfinanciers, and political intermediaries are controlling land and labor. This is where policy failure becomes glaring, and India's flagship urban missions remain deeply metrocentric. जो कि है अमरूद. Even in its expanded version, effectively excludes most small towns for meaningful infrastructure investment. Water supply, sewage projects are designed for large cities, while small towns survive on fragmented schemes and temporary fixes. The result is predictable. Tanker economics flourish, and the groundwater is mined indiscriminately, and ecological stress deepens. Moreover, governance remains the weakest link. Small town municipalities are underfunded and understaffed. Planning is outsourced to consultants unfamiliar with local realities and participation is reduced to procedural hearings. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई बहुत ही अच्छा, वाह शैम्पी वाह। यहाँ पे अब सारे के सारे जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल टाउन्स की तरफ जा रही है, लेकिन स्मॉल टाउन्स में दिक्कत क्या है? स्मॉल टाउन्स में ना ही क्या कहते हैं जो गवर्नेंस है, राइट, जो गवर्नेंस है उसका जो लेवल है वो बहुत कम है। अगर ऐसी स्कीमें हैं सरकार की, अमृत है ना, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करके इसका नाम है, तो ये अमृत स्कीम में अभी भी फेकस फोकस मेगा सिटी पर है। ठीक है, स्मॉल टाउन्स को कुछ मिलता है? नहीं मिलता। ना स्मॉल टाउन में सीवेज का कुछ बढ़िया सिस्टम है, ना ही सब वाटर सप्लाई का कोई अच्छा सिस्टम है, तो क्या होगा? जो टैंकर माफिया ये सारे आ जाएंगे। ना ही वहाँ के ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत ही अच्छा है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, वहाँ पे रियल एस्टेट ब्रोकर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए हैं, और यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरमीडिएटरीज लिटरली गवर्न कर रहे हैं वहाँ के पूरे लैंड को एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। जो प्लानिंग है वो भी आउटसोर्स्ड है। क्यों? क्योंकि जो लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वो कैसी हैं? वो अंडर अंडर फंडेड हैं और अंडर स्टाफ्ड हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसको ठीक कर लो, क्योंकि ये भारत के आने वाले ग्रोथ इंजन्स हैं। एंड वो होता है ना कि कैच इट यंग, जो प्रॉब्लम है उसको पहले ही पकड़ लो और उसको ठीक कर लो। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग। आई थिंक बहुत ही फैंटास्टिक आर्टिकल है। यहाँ पे हमें समझ में आया कि कैसे स्मॉल टाउन्स के अंदर भी इश्यूज हैं, चाहे वो गवर्नेंस का इशू हो, वाटर सप्लाई या सीवेज का इशू हो, और इसी के साथ साथ जो पॉलिटिकल इंटरमीडिएटरीज हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो, और इसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड रियल एस्टेट ब्रोकर्स जो कि उस एरिया के प्राइस को बढ़ाते जा रहे हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? द फर्स्ट स्टेप इज पॉलिटिकल रिकॉग्निशन. स्मॉल टाउन्स मस्ट बी एक्नॉलेज्ड एज प्राइमरी फ्रंटियर ऑफ इंडियाज अर्बन फ्यूचर. सेकंड, प्लानिंग मस्ट बी रीइमेजिन्ड, कि मतलब प्लानिंग जो है वो लोकल लेवल पे करो। यहाँ पे प्लानिंग एक तो होती थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यहाँ पे आउटसोर्स ही कर दी कि कोई दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आके करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि टाउन लेवल प्लान्स होने चाहिए, मस्ट इंटीग्रेट हाउसिंग, लाइवलीहुड, ट्रांसपोर्ट एंड इकोलॉजी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउसिंग, लाइवलीहुड, ट्रांसपोर्ट, इकोलॉजी के प्लान्स होने चाहिए। ठीक है, लोकल लेवल पे प्लानिंग होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, पॉलिटिकल रिकॉग्निशन होनी चाहिए कि स्मॉल टाउन्स हमारे फ्यूचर ग्रोथ इंजन्स होंगे। एंड देन रेप्लिकेट द मेट्रोपॉलिटन। और यहाँ पे कह रहे हैं कि और रैदर देन रेप्लिकेटिंग द मेट्रोपॉलिटन, कि मतलब टाउन लेवल पे प्लानिंग होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि वो सिटी में ये काम करा तो यहाँ पे भी लगा दो। थर्ड क्या है? स्मॉल टाउन्स नीड्स एम्पावर्ड म्यूनिसिपैलिटीज, ट्रांसपेरेंट बजट्स एंड इंस्टीट्यूशनल स्पेस फॉर वर्कर्स collective, and environmental actors and cooperatives. Finally, capital must be disciplined. Platform economies and digital infrastructure needs regulation to ensure labor rights, local value retention and data accountability. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला है इकोलॉजी, प्लानिंग, लोकल गवर्नेंस, लोकल जीओवी, लोकल गवर्नेंस। इसी के साथ साथ क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग क्या? लैंड, लेबर
एंड कैपिटल। लेबर का दिक्कत क्या है? टेम्पररी रखते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लैंड, माफियाज, जैसे कि मतलब बहुत सारे वहाँ पे रियल एस्टेट ब्रोकर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए। कैपिटल, इसको डिसिप्लिन करना है कि अभी कैपिटल क्या है, कहीं पे भी कैसे भी लग रहा है, बट अगर कैपिटल डिसिप्लिन्ड होगा तो क्या होगा, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का कैपिटल जो है वो एसेट क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही प्यारा, मतलब आई थिंक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था ये वाला। आगे देखते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड सीक्स आईएएफ्स हेल्प एज फॉरेस्ट फायर रेजेस द वैली ऑफ फ्लावर्स फॉर द फिफ्थ डे। तो यूपीएससी, बस इसमें मतलब आपको इतना ही याद रखना है कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये फोटो आपने देख ली, ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना है? अराउंड 3300 मीटर्स अबव द सी लेवल, कि मतलब बहुत ऊंचा है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो 600 एक्जॉटिक वराइटीज ऑफ फ्लावर्स हैं। और जो मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है वो है फॉरेस्ट फायर। यूपीएससी इस साल कहाँ पे? जीएस 3 में या फिर जीएस 1 में फॉरेस्ट फायर के ऊपर सवाल पूछ सकती है, जीएस 1 में या फिर जीएस 3 में। और वहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल लिखना होगा तो इसीलिए डाला है, और आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि फॉरेस्ट फायर अभी हमने देखी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क में, ख़त्म। आगे चलते हैं। यहाँ पे आया है अगला वाला टॉपिक जो है, ये सोशल जस्टिस का टॉपिक है। ट्रीट द इंक्लूजन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन एज एन एडवांटेज, सुप्रीम कोर्ट। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली क्या करा है। ये आपको कहाँ पे लग जाएगा? जीएस 1 सोशल जस्टिस में लग जाएगा। ठीक है, सोशल जस्टिस के अंदर लग जाएगा। तो देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे अर्ज द कॉर्पोरेट्स एंड इन्वेस्टर्स टू कंसिडर द इंक्लूजन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी नॉट जस्ट एज मियर कंप्लायंस इशू बट ऑल्सो एज अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दैट वुड एनहेंस देयर बिजनेस परफॉर्मेंस, रेजिलियंस एंड सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये मैंने क्यों डाला है? आपने सुना होगा एक शब्द होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है कि अपने 2% प्रॉफिट को लगा दो। नहीं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रिंसिपल है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं इनकी सोसाइटी की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। अब आप कहोगे कि ये सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कॉर्पोरेट्स की? अगर आप ध्यान से देखो तो एक, अगर एक फार्मा कंपनी है, अगर वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल ग्रेड की एथेनॉल का इस्तेमाल करे, है ना, तो उससे क्या होगा? जो कफ सिरप आप पियोगे आप बीमार हो जाओगे। तो ये कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसकी सोसाइटी की तरफ, कि भाई वो बेसिकली ऐसी मेडिसिन बनाए जिनके सीवियर इल इफेक्ट्स ना हो। इसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इन द सेम वे फार्मा इंडस्ट्री केमिकल से काम करती है, और ये केमिकल्स अगर ये किसी रिवर बॉडी में डिस्चार्ज कर दे तो वो रिवर बॉडी डेड हो जाएगी, और जो आसपास के लोग हैं बीमार। तो ये इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा ना करे, है ना। इन द सेम वे, चलो ठीक है, मतलब आपको समझ में आया ना कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन जस्ट कंट्रीब्यूटिंग 2%। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर तू अपनी कॉर्पोरेट अपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को करेगा और उस डिसेबल्ड इंडिविजुअल की नौकरी रखेगा, क्योंकि उन्होंने उसको नौकरी से हटा दिया था, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑन ट्यूसडे द बेंच एक्सरसाइज्ड कोर्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142 टू डायरेक्ट कोल इंडिया लिमिटेड टू गिव सुजाता बोरा हु हैज मल्टीपल डिसेबिलिटीज a supernumerary post with a separate desk and specially designed computer at its north eastern coalfield of Assam। तो बेसिकली हुआ ये कि ये जो सुदाता बोरा जी थे, इनका इनको कॉल लेटर मिल गया कि मतलब इनको कॉल लेटर मिल गया, लेकिन उसके बाद इनको नौकरी नहीं मिली। क्यों? फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि वो डिसेबल्ड थी और वो जो एग्जैक्ट कंप्यूटर या फिर जो इनका काम था वो करने में असमर्थ थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस डिसेबल्ड इंडिविजुअल या बाकी डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू क्रिएट अरेंजमेंट्स। आप उनको ये नहीं कह सकते कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हें अरेंजमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द जजमेंट को ऑथर्ड बाय द बेंच ऑफ जस्टिस जेपी पादरीवाला एंड केवी विश्वनाथन इज द सेकंड इन 2 months with which Supreme Court is stepping in to highlight that business corporations are not only do lead a profit only existence but also have a constitutional duty to contribute to the society and environment। देखा, मैंने कहा ना कि यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं कि businesses
हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल, सोचो भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करा। आर्टिकल 142 क्या कहता है? आर्टिकल 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक डिक्री पास कर सकती है टू इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस, और उस डिक्री मतलब बेसिकली एक रूलिंग पास कर सकती है टू डू कंप्लीट जस्टिस, और उस रूलिंग की जो पावर होगी वो लॉ की तरह होगी, कि मतलब उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप उसको कर दूंगा, नहीं करूंगा, सोचूंगा, ये सब नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो 142 में कहा है आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली इन सुजाता बोरा केस हेल्ड दैट कॉर्पोरेट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें, सुजाता बोरा केस, कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे देखते हैं। ये मैंने डाल दिया क्योंकि अभी ये न्यूज़ जो है वो चलने वाली है। कहा जाता है कि 2000, मतलब ये पर्सपेक्टिव देने के लिए लिखा है मैंने, पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। हुआ क्या है कि बहुत सारा एक स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स हमको दिखते हैं, कहाँ पे? एलओसी राजौरी में। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी स्मॉल आर्म्स से फायर करती है ड्रोन्स की तरफ, और ये ड्रोन्स वापस चले जाते हैं। अब आप कहोगे कि भाई पाकिस्तान ने ये ड्रोन्स क्यों भेजे? सिचुएशनल अवेयरनेस, कि ये देखना चाहती है कि क्या इंडियन आर्मी ने इस रीजन में, इस सेक्टर में वो सारे जो एंटी ड्रोन रडार्स होते हैं वो लगाए नहीं लगाए, वो पता करके चले गए। ठीक है, चलिए। तो 2026 में कहते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान इज गोइंग टू सी अ वॉर। ठीक है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमने भी कहा कि बंद नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है बदतमीज आदमी है ना, नेबर ही बदतमीज है हमारा। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब एक चीज़ जो मैं आपको पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ वो ये है, जब अगर मेंस में ये पूछें तो आपको क्या लिखना है? आपको ये लिखना है कि अकॉर्डिंग टू डिफेंस एक्सपर्ट्स, जो अगली मेजर वॉर होगी उसके अंदर ड्रोन्स ड्रोन्स जो होंगे वो डिसाइड करेंगे, दे विल डिसाइड द, आई वुड से द फेस ऑफ द वॉर, या फिर ये बेसिकली ड्रोन्स जो होंगे वो डिसाइडर होंगे। और इसीलिए जो क्या कहते हैं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पाकिस्तान का ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको बूस्ट करने के लिए टर्की सामने आया है। टर्की ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इसी के साथ साथ अपने कारखाने यहाँ पे खोले, जिससे कि पाकिस्तान मिलिट्री को ड्रोन की एक्सेस मिले। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास भी हैं, जैसे कि हमारे पास एंटी ड्रोन गन है। ठीक है, एंटी ड्रोन गन है, तो वो जो गन होती है एक तो काइनेटिक होती है जिसमें कि आप बेसिकली एक बीम मारते हो और गन की चिप को ही बर्न कर देते हो। एक नॉन काइनेटिक होती है जिसमें कि आप बेसिकली जो रेडियो जैमिंग, ठीक है, जो सिग्नल्स हैं उनको जैम कर देते हो। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और क्या है, रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक लेज़र एक एक लेज़र का भी परीक्षण किया था और उसको इंडक्ट करा है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं, बाकी काफ़ी है। बाकी हाँ, MQ-9 8B रीपर ड्रोन्स ये सारे के सारे तो हमारे पास हैं ही, है ना? तो वी आर नॉट गोइंग टू ड्वेल टू मच इनटू इट। इतना हमको पता होना चाहिए था कि ड्रोन्स आर डिसाइडर्स। पाकिस्तान के अंदर टर्की कर रहा है, और रिसेंटली ड्रोन इनकर्शन देखा गया रजौरी बॉर्डर के पास। बस इतना ही याद आपको रखना है। चलिए, यहाँ पे लिखा है इक्वालिटी इन सोसाइटी टू स्टार्ट इन स्कूल से सुप्रीम कोर्ट। तो आपको एक चीज़ समझनी है क्या? RTI एंड RTE। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे कह रहे हैं ना कि इक्वालिटी इन सोसाइटी, तो हुआ ये था कि एक स्कूल था। ठीक है, वो प्राइवेट स्कूल था। प्राइवेट स्कूल में कहा जाता है कि राइट टू एजुकेशन के नीचे 25% सीटें जो होंगी वो आपको राइट टू एजुकेशन की स्कीम के नीचे डालनी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उस एरिया में रहने वाला कोई भी बच्चा, इर्रिस्पेक्टिव की मतलब उसकी उसकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपको वो सीट उसको देनी होगी। आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी होगी, उसमें देखा है वो, मतलब टाइगर श्रॉफ होता है, नहीं टाइगर श्रॉफ नहीं, एक तो वरुण धवन होता है और इसी के साथ साथ एक सिद्धार्थ मल्होत्रा होता है ना? मतलब एक टाइगर श्रॉफ की मूवी भी थी, पता नहीं कौन सी थी, है ना? तो आप वैसे समझो कि मान लो सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन, ये इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा नॉर्मल एक फैमिली बैकग्राउंड से आता है। दोनों एक साथ कॉलेज में कैसे मिल गए? मतलब मैं दोनों एक साथ स्कूल में कैसे मिल गए? मान लो कि वो स्कूल की स्टोरी है, आरटीई की वजह से। तो आरटीई क्या करती है, पूरी की पूरी एजुकेशन को वो कर देती है आपकी सब्सिडाइज्ड, और आपको देश के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी 25% जो सीटें हैं वो इन गरीब वर्गों के लिए रखनी होगी। ठीक है, तो उसी के बारे में जो हमारे जज हैं उन्होंने अपना एक ओपिनियन शेयर किया है और एक जजमेंट भी दी है, तो हम बस उसी को पढ़ने वाले हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड RTE एंड RTI।
अब कहोगे भाई आरटीआई क्यों डाल दिया यहाँ पे? देखो स्कूल प्राइवेट है ना? तो प्राइवेट स्कूल पे आरटीआई तो नहीं चलेगी क्योंकि आरटीआई सिर्फ सरकारी चीज़ों पे चलती है। लेकिन अब आरटीआई के नीचे आरटीई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राइवेट से ले सकते हो। ठीक है? आप ये पूछ सकते हो कि आपके स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं, तो स्कूल को बताना पड़ेगा आरटीई के नीचे। आप अगर वो स्कूल गवर्नमेंट फंडेड है तो भी उसको उसके ऊपर आरटीआई लागू हो जाएगी। समझ रहे हो ना आरटीई? तो आरटीई समझ में है, 25% सीटें आपको रखनी पड़ेंगी फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इक्वालिटी इन सोसाइटी हैज टू स्टार्ट इन स्कूल से सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court, in a judgment on Tuesday, said that equality in society had to start in school, where the child of a multimillionaire or a Supreme Court judge had to sit shoulder to shoulder with the child of a auto rickshaw driver or a street vendor. ठीक है? The bench headed by Justice P.S. Narasimha elaborated that obligation of the government under RTE to ensure that neighborhood schools admit children belonging to weaker and disadvantaged section has an extraordinary capacity and transformation for social structure of our society. तो यहाँ पे सर, यहाँ पे ये जो पीवी नरसिम्हा है हमारे जज, ये कह रहे हैं कि ये जो आरटीई के नीचे लिखा है कि एक जो नेबरहुड स्कूल होगा वहाँ पे आरटीई के नीचे उसको जो लोकल बच्चे हैं वहाँ के उनको स्कूल में एडमिशन देना पड़ेगा और उनकी फीस को सब माफ करना पड़ेगा। इसकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी है टू ट्रांसफॉर्म द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। The statutory design of RTE is normatively ambitious. It emphasizes elementary education for all children across the spectrum of class, caste, gender, and economic position. In a shared institutional space, it makes a it makes it possible normatively and structurally for a child of a multimillionaire or even a judge of a Supreme Court to sit side to side in a same classroom and at a bench सेम एज अ चाइल्ड ऑफ। भाई सेम चीज लिख दी, ठीक है भाई, ऑटो रिक्शा ड्राइवर और स्ट्रीट वेंडर। जस्टिस नरसिम्हा हु ऑथर्ड द जजमेंट रोड द टॉप कोर्ट जजमेंट रोज फ्रॉम अ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ द पेटिशनर, जो कि थे दिनेश भिवाजी आतिशकार, who was quietly snubbed off when he had to approach a neighborhood school to admit his children for free and compulsory elementary education in 2016। ये पढ़ना बहुत वो हो जाता है भाई, जैसे मेरे यहीं पे इंटरेस्ट चला गया जब सेम चीज़ लिखी। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। तो ये हमारे दिनेश जी थे, ये गए स्कूल के पास, उन्होंने बोला कि राइट टू एजुकेशन के नीचे मेरे बच्चे के लिए मेरे को एडमिशन कराना है। वो कहते हैं सीटें नहीं है। तो दिनेश जी स्मार्ट थे, उन्होंने आरटीआई डाली तो पता चला कि सीटें हैं। इट इज़ इन इट इज़ his case that even though information through RTI indicated that seats were available, the neighborhood school did not respond. Justice Narasimha narrated, the judgment observed that educating young India and achieving equality of status demanded an earnest implementation of constitutional right under Article 21 to free and compulsory education, followed by statutory mandate of 2009 Act। वो RTE Act की बात कर रहे हैं। National mission ensuring admission of such student must be a national mission and an obligation of the appropriate government and the local authority. Equally, courts, be constitutional or civil, must walk that extra mile to provide easy access and efficient relief to parents who complain of denial of rights, the Supreme Court declared। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझना है? सबसे पहली चीज़ जो कि यहाँ से हम लेकर जाएंगे आज, वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में आया, जो कि ये कहता है कि 25% ऑफ सीट्स जो होंगी प्राइवेट वाली, वो भी जो सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनके लिए रजिस्टर्ड होंगी। इसी के साथ साथ हमको ये याद रखना है कि ये इट इज़ बेसिकली अ लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 21A, जो कि है राइट टू कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, चलिए, राइट टू कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, नॉट वो वाली एजुकेशन। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ये कंपलसरी है। चलिए, विद दिस वी हैव फिनिश्ड आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। आई विल मीट यू टुमारो एंड वी विल डू कल का न्यूज़पेपर।